हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 282nd एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग एंड लॉन्गेस्ट रनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स. Globus ITI Kamti is my education partner. My four-wheeler driving partner is M. Wazalwa Driving School. Tricos is a Nagpur brand now going global, and of course, Freshly Baked is the cake partner of Raj Ki Baat. A big thank you to my Atmanirbhar Bharat partner, that is Servicing Wala, and of course, a big thank you to Joshi Security Systems. बहरहाल, Rosetta Elite Club is my club partner. हम अमूमन होता यह है कि अखबारों में, टेलीविज़न चैनल पे या रेडियो पे या ऑल्सो नाउअडेज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमें कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ या ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जो लोग बड़े नेता हैं. अब जो लोग काम करते हैं ऑन ग्राउंड, वो उस किस्म के युवा नेता जो होते हैं, उनको कई बार अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, या फिर जो हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी है वो उनको बहुत छोटा समझते हैं कि अब उनसे दृष्टिकोण क्यों ले भाई, उनकी सोच क्यों हम सुने, हम तो बड़े नेताओं के पीछे घूमेंगे, हम उनके साथ अपनी PR गिरी करेंगे. पर ऐसा होता नहीं है, और ऐसा अगर हो रहा है तो सही नहीं हो रहा है. मैं आज एक ऐसे युवा नेता से बात कर रहा हूँ, जब ग्राउंड लेवल की बात आती है तो ये ना दिन देखते हैं ना रात. कोरोना काल के वक्त भी इन्होंने अपने घर से निकले विदाउट थिंकिंग कि इनकी सिक्योरिटी क्या होगी. बस मास्क लगाया, सैनिटाइज़र लिया और सेवा में निकल गए. हज़ारों घरों में खाना पहुंचाया, सामग्रियां पहुंचाई, सैनिटाइजेशन का बहुत सारा काम किया, और अब कई सारे लोगों के बीच में एक अच्छा नाम लेकर बैठे हैं, द वन एंड ओनली श्रीकांत चारी. हाय श्रीकांत. हाय, नमस्कार. भारतीय जनता युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हैं वेस्ट नागपुर के. कैसा लग रहा है जब इस किस्म की जिम्मेदारी दी जाती है? आप क्या उम्र है आपकी? मेरी 23 साल. 23 साल उम्र है. आपकी एज में तो लोग कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं, लड़कियों के साथ डेट वेट पे जाते हैं. आप समाज सेवा करने निकले. अब सबको ही वहाँ जाके बैठेगा तो यहाँ रहेगा कौन? किसी ना किसी को तो निकल के काम करना ही पड़ेगा. बराबर. कब तक हम बड़े लोगों पे निर्भर रहेंगे? जी. तो जब आपने ये सोचा कि आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़ें और इस किस्म का काम करें, तो क्या क्या चीज़ें थी ध्यान में? क्या घर से इन्फ्लुएंस आया या किसी और ने कहा कि करना चाहिए? घर से तो ऐसे इन्फ्लुएंस कभी आया नहीं, बट हमेशा सपोर्ट रहा है घर वालों का कि तू जो भी काम कर रहा है पूरा कर. और रास्ते में बहुत लोग आएंगे जो पीछे खींचने की कोशिशें करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, सब करेंगे, बट वो सब चीज़ों को साइड में रख के अगर तू काम पूरा कर पाता है तब तू एक सक्सेसफुली, जो तेरे को बनना है, जो तेरा विजन एज अ लीडर, तब तू एक लीडर कहलाएगा जब तू लोगों को साथ में लेकर चलेगा. अच्छा, तो अब जब बीजेपी से आप जुड़े तो क्या क्या चीज़ें शुरुआत से सीखने को मिली? कौन कौन व्यक्ति थे या कौन से ऐसे लोग थे जिनको आप अपना आइडल मानते हैं? मेरे आइडल सबसे पहले तो मुझे जिन्होंने बीजेपी में लाया था, माननीय चंद्रशेखर बावनकुले जी. उनके बाद में हमारी शिवानी ताई रानी जी है. फिर उसके बाद में मेरे जो अध्यक्ष रहे इसके पहले कमलेश पांडे जी रहे हैं मेरे ऊपर. और फिर इन्हीं के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं हर समय जाता था. कोई इसमें नहीं भी जा पाया था, बट मैं जब भी जाता तो मैं सिर्फ देखता था कि अब आज अगर शिवानी ताई वो स्टेज पे खड़ी है. जैसे पहला मेरा इवेंट था कि जब मैं खासदार महोत्सव में गया था जो ईश्वर देशमुख कॉलेज में था, तो मैं सबसे पहले शिवानी ताई से मिलने गया था. एंड वहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे जम से एक मराठी में कुछ शिवानी ताई ने बोला, जो सुन के मुझे ऐसा लगा कि यार आज तक सिर्फ नेता और लाउड सुना है, तो कोई लीडर्स को सुना है हु आर मेल, बट एक फीमेल की जो आवाज की जो ये होती है गड़गड़ाहट, ताकत, तब महसूस हुई. और ताकत, और तब ऐसा लगा कि यार कुछ अब करना है. मतलब वो इंस्पायरिंग थी. इंस्पायरिंग है क्योंकि आज एक युवा होने के नाते उन्होंने इतने युवाओं को साथ में लेकर काम किया है, तो इससे ज्यादा कोई इंस्पायरिंग चीज हो नहीं सकती, चाहे वो कोई भी किस्म के प्लेटफॉर्म पर हो. तो जब ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज होती हैं, जब ऑन ग्राउंड बहुत सारे काम होते हैं,
तो किस तरह से लोग आपको लेते हैं, मतलब एक 23 साल का लड़का जब आगे बढ़कर इतने सारे काम करता है तो किस किस्म से फीडबैक्स क्या आते हैं? फीडबैक जनरली यही होती है कि यार तू क्यों कर रहा है, किसी ने तेरे को बोला है, तेरे एरिया के कॉर्पोरेटर ने बोला है, आमदार ने बोला है, कौन बोल रहा है? हाँ। तो कैसा होता है कि मेरा हमेशा से जवाब यही रहा है कि सपोर्ट सब कर रहे हैं बट काम मैं कर रहा हूँ। अरे वाह, आवाज उनकी है जी। मुद्दा उनका है पर आवाज मेरी है। ये मेरा हमेशा से सोच रही है कि लोगों के काम अगर मुझे करना है और अगर वो लोग मेरे पास कुछ काम लेकर आ रहे हैं तो उन्हें मेरी उम्र भी पता है, उन्हें मेरा दर्जा भी पता है और उन्हें मेरा नंबर भी पता है जिस पर वो मुझे फोन कर आ रहे हैं। हाँ। तो मैं किसी को भी मेरे मन में ये सोचता हूँ कि यार आज इतना बड़ा एक जनरली कैसा होता है ना, लोग ये सोचते हैं फोन करके अगर कोई काम देता है, अरे भैया आप फिरकी ले रहे हो हमारी, ये काम हमसे कहाँ होगा, आप ही करवा लो, आप इतने लोगों को जानते हो। बट मैं ये नहीं सोचता हूँ, मैं एक पॉजिटिव साइड सोचता हूँ कि अगर ये बंदा मेरे पास काम लेकर आ रहा है तो इसको मुझ में कुछ दिखता होगा, या तो इट माइट बी अ टेस्ट फॉर मी कि हो सकता है कि आज मैंने अगर इसका काम करा दिया तो ये 10 लोगों को बताएगा कि भैया युवा नेता है, ये सबके काम करा के देता है। तो ये मेरी थिंकिंग है और माइंडसेट है और यही माइंडसेट से मैं निकलता हूँ आगे। और मेरे जितने भी साथी है मैं उनको भी यही चीज समझा सकता हूँ कि अगर मैं करता हूँ, मैं कर भी सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, उसके बाद महाराष्ट्र में आई, पिछले 18 सालों से नागपुर महानगर पालिका में बीजेपी है। कौन है ऐसे नेता जो सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं आपको, आप इंस्पायर होते हैं उनसे? मैं अगर इंडिया लेवल पे बात करूं तो मैं इंडिया लेवल पे अगर बात करूंगा तो वैसे तो बहुत है, लेकिन मुझे गडकरी साहब का काम बहुत पसंद है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि मेरे हिसाब से तो ही इज द ओनली लीडर जिसने बहुत ज्यादा काम किया है और कर दिखाया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वोट मांगने के समय स्टेज पर खड़े होकर बड़े बड़े आश्वासन दे दे कि हम यहाँ ब्रिज बनाएंगे, वहाँ ब्रिज बनाएंगे। आज नागपुर में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऊपर रेल की पटरी के नीचे एक फ्लाईओवर रहेगा जिसके नीचे से हम जाएंगे जी। इसके पहले लोगों ने बहुत बोला था कि अरे मेट्रो की जरूरत ही नहीं है। बट जब मेट्रो चलना शुरू हुई तब सबसे पहले वही लोगों के फेसबुक स्टोरी में आया कि भैया हमारे घर से मेट्रो दिख रही है, घर के सामने से मेट्रो जा रही है, गर्व हो रहा है जी। वो चीज का तो वही होता है कि अपन पहले चीजें कुछ बोल देते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है। जस्ट बिकॉज अपने आजू बाजू वाले लोग बोलते हैं उनका सुनकर हम भी इन्फ्लुएंस में आके काम कर देते हैं। बट वो चीज का अगर आप एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचेंगे तब आपको असलियत वो चीज की समझ में आएंगी। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो जैसे मैंने शुरू किया कि दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन कॉफी शॉप्स, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम चिलिंग आउट। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ युवा हैं आपके जैसे जो समाज सेवा से जुड़े हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। व्हाई शुड समवन ज्वाइन बीजेपी अकॉर्डिंग टू यू? जस्ट आस्किंग यू, व्हाई बीजेपी ज्वाइन करने का हमेशा लोग ये बोलते हैं कि भैया हम वो पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे, या जो युवा होते हैं भैया जो पावर में है, जो तो कैसा होता है ना कि आज हम पावर में नहीं है स्टेट लेवल में, म्युनिसिपल लेवल पे तो हम 18 सालों से केंद्रीय में भी हम आ चुके हैं। तो कैसा होता है ना कि आपको अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन करनी है तो वो ये सोचकर मत करिए कि आप जीती हुई पार्टी में ही जाना चाहेंगे। अगर वो पार्टी हारती है और आपके साथ जब आप उसमें जुड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद में जब वो विजय प्राप्त करेगी तो आप ही का नाम गूंजेगा जब आप मेहनत करेंगे। तो बीजेपी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी ज्वाइन करने में वही है कि लोग, आप जितने भी युवा नेता हो गए, आज बहुत बड़े बड़े नाम है बीजेवाईएम में भी, हमारे नागपुर देवेश द्विवेदी है, शिवानी दानी है, पुष्कर पुरशेट्टीवार है। तो ये लोगों ने कभी ये ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि भैया आज ये लोग सारे लोग जितना ये सब आमदारों के साथ बैठते हैं, नितिन गडकरी जी के साथ बैठते हैं, आज जब अमित शाह जी आए थे, राजनाथ सिंह जी आए थे, ये लोग उन्हें एयरपोर्ट लेने गए, तो इन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि भैया हम बड़े हैं, हम अध्यक्ष पदवी वाले हैं तो हम ही जाएंगे। उन्होंने सबको मौका दिया है, सबको उभरने का मौका मिलता है। और लोग जो ये बोलते हैं कि भैया नहीं हमको तो मौका ही नहीं मिल रहा, आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको मौका मिलेगा नहीं। काम नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? और काम करना सिर्फ यही नहीं होता है कि आप रैली में नहीं आ रहे, इलेक्शन लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन है, आप उसके रैलियों में नहीं आ रहे हो, तो वो सब चीजें आपका सपोर्ट दिखता है कि आप एक बीजेपी सपोर्टर हो। बट अगर आप लोगों के काम भी करा के दे रहे हो उस जरिए से और उस पद को लेकर, तो भी आपका बहुत नाम बढ़ेगा आगे। तो लोग आपको ऐसा बोलेंगे सिर्फ अपनी गाड़ियों पे, कई ऐसे भी लोग हैं जो अपनी सिर्फ गाड़ियों पे अपना पद लिखते हैं कि कौन सी पार्टी से, और वो छलकाते हैं, काम कम हो रहा है। मैंने भी लिखा था लेकिन आप काम कर रहे हो ना। जो नहीं कर रहे आप, सवाल उन पे है। पहले मेरा यही था कि मेरे जितने भी बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, मैंने उनको यही चीज बोला कि
आज क्या है, सिर्फ घर के बाहर एक खंबा लगाया था, मेरी गाड़ी के ऊपर में मेरा पद लिख दिया था, बट आज कोई अगर पूछता है कि आपने काम क्या किया, तो काम बोलने के लिए मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। सिर्फ लोगों को ये पता है कि यहाँ किसी का जन्मदिन आता है नेता का, तो ये जाके एक सेल्फी खींच के डालता है, तो ये ही इज कनेक्टेड टू देम, राइट। बट आज अगर मुझे कोई पूछता था पहले कि भी आपका पर्सनल अचीवमेंट क्या है, आपने काम क्या किया है, तो मेरे पास ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं था कि काम क्या किया है। मैं इतने बार ऐसा होता था शुरुआत में कि मैं रैलियों में नहीं जा पाता था या जाके वापस आ जाता था, बोल देता था कि हाँ मैं आकर गया। शिवानी ताई पूछती थी कि तुम आए थे क्या, मैं बोलता था हाँ ताई मैं आकर गया, बट वो चीज उन्हें भी पता है कि मैं नहीं आया और मुझे भी पता है कि मैं नहीं गया। और आप ये ऑन कैमरा बोल रहे हो। हाँ, बट वही है ना कि सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल वो सही। चीज उन्होंने मुझे समझाई कि यहाँ पे अगर जो भी काम करना है, यहाँ पे बकवास नहीं चलेगी। यहाँ पे अगर तुमको काम करना है तुम रहो, अगर तुमसे काम नहीं हो पाता है तो तुम छोड़ दो। अच्छा, बिल्कुल सीधी उनका बात। सीधा फंड है, क्योंकि वो लोग आज, वो लोगों के बोलने पे अगर इतना यूथ आज खड़ा हो रहा है, और आज कोई भी यूथ अगर कुछ भी बोल देगा तो नाम उन्हीं का उछलेगा, क्योंकि आज मुझे भी जो पद दिया वो शिवानी ताई ने दिया है जी, और बीजेपी वालों ने दिया है जी। तो बात सीधा उन पे आएगी ना, अरे भैया तुम्हारा युवा नेता है वो ये सब बातें कर रहा है। बराबर। तो कोई भी अगर आज मेरे जैसा ही कोई नेता है या युवा नेता है या एक पॉलिटिकल एस्पिरेंट है, तो उसने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भैया ऐसी कोई चीज ना करे जिसके वजह से उन पर इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल वो तुमको लेकर जा रहे हैं, तुम उनको लेकर नहीं जा रहे हो, वो तुमको साथ लेकर चल रहे हैं। उनके पास हमारे जैसे और 1500, 1.5 लाख, 15 लाख लोग हैं, लेकिन अगर उस बीच में से वो तुमको लेकर साथ में चलना चाह रहे हैं, मतलब तो कुछ तो उसके काबिल हो, उन्हें लगता है कि काबिल हो या बन सकते हो, इसलिए वो ये सब चीजें कर रहे हैं आपके लिए। जब सरकार गई 2019 में बीजेपी की महाराष्ट्र से, दुख हुआ? दुख तो जरूर होगा ही कि हमेशा, क्योंकि बीजेपी को वही तक पर देखा है कि एक रूलिंग पार्टी ही है बीजेपी, बट वही है कि विपक्ष में बैठ के भी काम करने का मजा एक अलग ही आता है। हमेशा पहले फेवर के नारे लगाते थे, आज विपक्ष के लोगों के लिए और रूलिंग पार्टियों के लिए नारे लगा रहे हैं, तो उसमें भी एक अलग मजा है। बट वही है कि अब चीजें जो है वो समझ में आ रही है कि, और ये चीजें सभी को दिख रही है कि जो बीजेपी ने किया है अपने कार्यकाल में वो आज कोई कर पा नहीं रहा है। तो अब वो डिपेंड करेगा कि सबका बोलना अलग है, कि आज कोई बोलता है कि नहीं, बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, जो एकदम बिजनेस टाइकून्स होते हैं, वो बोलते हैं नहीं भैया सरकार जो भी है अच्छा काम कर रही है, अच्छा। बट आप एक नॉर्मल जनता से जब पूछेंगे तब उनको समझ में आएगा कि असली काम हो क्या रहा है। जब दोस्ती टूटी शिवसेना से बीजेपी की, तो क्या दिमाग में क्या आया? ये समझ में आया कि यार ये राजनीति का लेवल गिर गया है, या ये समझ में आया कि किसी को सीएम बनने की चाह इतनी ज़्यादा है कि उसने इतने सालों का रिश्ता तोड़ा? क्या दिमाग में क्या आया, सोच में क्या आया? सोच में तो वही था कि आज हर किसी को आगे बढ़ना है। आज अगर किसी को भी मौका मिलेगा तो सबसे पहले वो एक टेम्पटेशन होती है और एक एक्साइटमेंट होती है कि भैया आज अगर मुझे भी कोई आके बोलेगा भैया आमदार का आपको टिकट दे रहे हैं हम, पर आपको ये पार्टी ज्वाइन करें, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे आगे विकास ठाकरे जी हो गए, फडणवीस साहब हो गए, तो मैं ये नहीं सोचूंगा। मैं ये सोचूंगा कि मुझे ये उम्र में अगर ये मिल रहा है तो मुझे करना है। पर आप करेंगे क्या? नहीं मैं अभी तो नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब ठीक है, मुझे एक चीज़ बताएं कि अब नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शंस हैं 2022 में, और सभी तरफ तैयारियां हैं। एक तरफ दयाशंकर तिवारी जी अभी नए मेयर बने हैं। क्या लगता है किस किस्म का काम नागपुर शहर में अगले कुछ महीनों में होगा, और 2022 में क्या होगा? काम इलेक्शन के पहले ऐसा कुछ सोचा नहीं जाता कि अब ये इलेक्शन फरवरी में है तो हम ये फरवरी से अगले फरवरी तक काम करेंगे। काम करना हमारा पहले से शुरू हो जाता है। जो प्लान ऑफ एक्शन है वो पहले से डिसाइडेड होता है, जो एक रोड बोलते हैं आप, रोड मैप, वो रोड मैप पहले से डिसाइडेड होता है कि इस महीने ये काम करना है, इस महीने ये योजना लानी है जनता के बीच में, इस महीने हमको ये काम करना है, और इस महीने जो काम बचे हुए हैं उनको पूरा करना है। बराबर। तो 2022 के लिए लोगों ने इसके पहले बहुत बोला कि भैया बीजेपी नहीं चाहिए, अब बीजेपी नहीं चाहिए। कोई संदीप जोशी जी से नाराज था, तुकाराम मुंडे जी के जाने से कोई लोग नाराज थे। उसके बाद में लोग बोलते कचरा, हर जगह कचरा हो गया, अब बस वो गाड़ी आती है, बस वो सायरन बजा के जाती है, उसके अलावा कचरा कहीं कर नहीं रहे, घर के बाहर ही कचरा पड़ा है। तो मेरा बोलना यही है कि आज इतने सारे एनजीओ रास्तों पर उतरकर काम कर रहे हैं। आज पिछले हफ्तों से मैंने फेसबुक पे देखा कि कोई लोग नए आए हैं, प्लॉगर्स करके उन्होंने शुरू किया है। वो लोग उतर के आ रहे हैं,
सब चीजें कर रहे हैं, तो लोगों में उतनी समझ होनी चाहिए कि हर काम, अगर आज सिटी में कोई भी चीज गंदी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आज गडकरी साहब हर रास्ते पे जाकर नहीं देखते, उनको खबर हर एक रहती है कि यहाँ पे कितने समय कौन सा सिग्नल लग रहा है, बट वो जब तक जाके देखेंगे नहीं तब तक उनको समझेगा नहीं है बंद है कि शुरू है, और ये चीज मुमकिन नहीं है क्योंकि आज वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। बराबर। तो जितने भी लोग हैं उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि आज कचरा ना डाले, ये चीजें ना डाले, क्योंकि आज एक कहीं भी कचरा पड़ा रहा तो इसके लिए पुराने मेयर संदीप जी जोशी हो गए, तुम्हारे कॉर्पोरेटर्स हो गए, या बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। कचरा अगर तुम कर रहे हो तो ये तुम्हारी जवाबदारी है कि वो कचरा तुम उठा के फेंको। तुम्हारा ड्राइवर आज अगर दरवाजा खोल के रास्ते पे थूक रहा है तो तुम उसको डांटो और वहीं पे पानी की एक ये मारो। वो मेरा बोलना है। तो आपको लगता है कि 2022 में फिर बीजेपी आएगी एनएमसी में? हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि हमारी सत्ता रहे बीजेपी की, बट अब देखते हैं क्योंकि काम जो है, और जो दयाशंकर तिवारी जी ने जो प्लानिंग और विजन से आए थे, तो वो इम्प्लीमेंटेशन अगर जिस दिन होना शुरू हो गया तो उस दिन लोगों को वो बोलते हैं ना कि एक लहर वापस से आ जाएगी। अभी जो लहर खोई हुई है कहीं पे है कहीं पे नहीं है, बट वही है कि एक धीमी सी बारिश जो 3 दिन पहले भी आई थी, वो भी एक नदी में काफी लीटर पानी जमा करके जाती है। बराबर। तो वही सोच रखेंगे हम कि कोशिश पूरी जारी रहेगी हमारी। अच्छा, शशांक गट्टेवार आपको देख रहे हैं, कहते हैं कि डस्टबिन भी तो होना चाहिए ना, आप डस्टबिन तो देती नहीं एनएमसी। डस्टबिन होना चाहिए, लेकिन जो युवा पीढ़ी है आजकल की, जो बार में बैठकर शराब पीकर जब निकलती है तो डस्टबिन को अगर लात मार के जाएगी और डस्टबिन में अगर गड्ढा हो जाएगा तो फिर कचरा उसमें वैसे भी नहीं रह पाएगा। तो ये युवाओं को समझना जरूरी है कि अगर आज कोई चीज लगा रही है तो वो कोई जो बिजनेस वाला है जो चीज बना रहा है या डेवलप कर रहा है तो वो बीजेपी को या एनएमसी को फ्री में नहीं दे रहा है, वो चीज भी पैसे से आ रही है। एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। एग्जैक्टली, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, एंड वो कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए कि ये चीज को खराब नहीं करना, ये चीज महंगी है, ये अगर वो सस्ती भी रही तो इतना ध्यान रखना है कि आज वो हमारे लिए लगी हुई है। सही बात। आज सिर्फ यहाँ से कॉर्पोरेटर जाएगा तो आइसक्रीम का कोन फेंकना है वहां पे, डंडी फेंकनी है, उसके लिए नहीं लगाया है, सभी के लिए लगाया है। ओके, टेल मी, एक अच्छा सवाल शशांक ने पूछा, लेकिन वो मेरे क्वेश्चनर्स में भी था कि क्या आपको लगता है बीजेपी यूथ को मौका देगी एनएमसी इलेक्शन में? क्या कुछ नए चेहरे निकल कर आएंगे? यू आर अ वाइस प्रेसिडेंट, यू माइट नो। देखिए, आना तो चाहिए और मौका तो देना चाहिए, बट अब वो सब पार्टी के हाथ में होता है कि किसको मौका देना है, कौन इतने समय से काम करते आ रहा है। आज मैं भी अगर एक युवा नेता हूँ और आज मैं आपके माध्यम से अगर इतनी जनता पा भी लेता हूँ तो एक इंटरव्यू पे मेरा करियर निर्भर नहीं रहेगा। वो सबसे पहले ये देखेंगे कि भैया मेरे जैसे और कितने लोग हैं जो इतने सालों से जुड़े हैं। सही बात। तो मौका सबको दिया जाएगा, बस वो ये कि थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा, धैर्य से काम करना पड़ेगा। मेरे आखिरी के 2-3 सवाल आपसे श्रीकांत। बट उस समय यही चीज ध्यान में आई कि अगर मैंने कोई एनजीओ सब देखा था जो लोग काम कर रहे थे, बट वही है कि एनजीओ जब आप बोलते हो तो एक मैन पावर बहुत ज्यादा होती है उसमें, एंड उनके लिए फंड रेजिंग का इवेंट भी बहुत इजी होता है क्योंकि आप एक एनजीओ हो। बट मैंने ये सब बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा, बस मेरे जो वेल विशर्स है और जिस दरवाजे पे मैं हर बार ठक ठक करता हूँ और वो खुलते हैं, बस मैंने वहाँ अप्रोच किया, मुझे फंड्स की ज़रूरत थी, मुझे फंड्स मिले एंड मैं निकल गया। शुरुआत में मेरी मदर है, मैंने उनके साथ किया, फिर उसके बाद मैंने अर्चित केदार जी है अभी हमारे, उनके साथ एक्टिविटी किया। हाँ, उनके साथ मैंने एक्टिविटीज़ किया ये सारी। फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा अकेले भी किया, बट ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या इसके लिए लोगों की ज़रूरत है। मतलब अगर आप आज एक इंडिविजुअली भी अगर आप ये करने की सोच रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि मैं सीधा पहले दिन ही 1000 लोग को या 2000 लोग को खिलाऊंगा। आपका पहला टारगेट ये कि जो सामने दिख रहा है आपको उनको देना है, उनका पेट आपको भरना है। और मेरे को हमेशा से ध्यान रहा है कि मेरी दादी जब भी मैं उनको खाना खिलाता तो एक ही चीज़ बोलती थी कि अन्नदाता सुखी भव। तो बस वही चीज़ मैं फॉलो करते गया और बस बिना कुछ सोचे कि हमको कोरोना होगा नहीं होगा, वो सब साइड में रख के हम लोग निकल पड़े। ओके, मुझे एक चीज़ बताएं कि युवाओं को लेकर भी एक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं युवाओं की कि हमारे सत्ता में ये सरकार है तो हमारे लिए कुछ होगा कि नहीं होगा। क्या सोचते हैं, क्या युवाओं के लिए कुछ हुआ है? युवाओं के लिए इतनी ज़्यादा योजनाएं आई हैं। अभी जैसे आप ही ने देखा, हमारे बीजेपी के लोग हैं कुछ युवा जिन्होंने नए स्टार्टअप शुरू किए हैं। एक मेरे फ्रेंड है जिन्होंने एक अगरबत्ती का भी स्टार्टअप शुरू किया है।
वो भी एक पॉलिटिकल एस्पिरेंट है, और हमारे बीजेपी वालों ने भी किया है। तो यही है कि ये जो स्कीमें आती है ये सिर्फ बीजेपी वालों के लिए नहीं आती है, पूरे देश के लिए आती है। तो आप सही जगह जाइए, सही जगह अप्रोच करिए, और आप पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप वो चीज़ करिए। क्योंकि आपको अगर आज आप अगर कमा नहीं रहे तो जितनी नेशनलाइज्ड बैंक से वो आपको लोन तो वैसे भी नहीं देंगे, बराबर। बट प्रधानमंत्री की जो योजनाएं आती है उसमें आप कहीं ना कहीं तो फिट बैठेंगे। आज इतनी योजनाएं हैं कि उस योजना में कहीं ना कहीं तो आपको जगह मिलेगी। ये वो लोग भी गारंटी करते हैं, और उसके बेसिस पे ही वो लोग निकालते हैं। ठीक है, हर युवा, जरूरी नहीं है कि हर युवा 10-15 हज़ार की नौकरी करता है और उसके बाद एक स्टार्टअप खोलने का सोचता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले से सोच के रखते हैं कि भैया हमको ये खोलना है, और इसके बलबूते पे हम आगे और इसको बिजनेस को डेवलप करेंगे और ग्रो करेंगे। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा योजनाएं आई है, और वो पूरे देश और पूरी पब्लिक के लिए आई है। तो उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करिए। जितने आप उनके मिनिस्टर्स के बारे में देखिए कि कौन इसका अध्यक्ष है, कौन ये हमारे कॉर्पोरेटर्स होते हैं, उनके पास भी सारी जानकारी होती है। आप अगर अप्रोच ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? आप अगर एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एग्जाम टफ है या वो सब्जेक्ट टफ है? बराबर। ओके, तो आपका ऐसा है ना कि युवाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, बस उसको लोगों ने उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। बजट जो कल निकला परसों, कैसा था बजट आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अच्छा था बजट काफ़ी, बट लोग, अब ऑब्वियसली बात है कि बहुत लोग रहेंगे और जो अपोजिशंस भी होते हैं वो भी यही बोलेंगे कि नहीं बजट गलत है, बजट गलत है। बट इतने सारे फार्मर्स के लिए नई नई चीज़ें आई है, लोगों के लिए नई चीज़ें आई है। अब पेंशनर्स के लिए हो गया कि आज एक पेंशनर भी है, आज एक ओल्ड एज पर्सन भी है, उसको अभी ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही है, तो आप उसको अगर एक शांति से, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, या न्यूज़ चैनल जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स रखते हैं उनके आपस में बिना ट्रॉफी या मेडल दिए, वो बंद करके अगर सिर्फ मैसेजिंग पे देखेंगे कि वो क्या है और समझेंगे, तो आपको वो चीज़ का मायना और मुद्दा नजर आएगा कि वो चीज़ के बारे में क्यों ऐसा बोला गया, तो इससे मेजर इम्पैक्ट कहाँ होने वाला है। A lot of youngsters have an opinion कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, उसमें नहीं आना चाहिए। आप उन युवाओं को कुछ कहना चाहते हैं? पॉलिटिक्स अगर गंदी है और आप अगर उसको साफ नहीं करेंगे, आप कब तक लोगों को ब्लेम करेंगे? आज आपके सामने घर के नीचे कचरा होता है, बीजेपी को ब्लेम करते हैं। आज अगर पॉलिटिक्स गंदी है तो आप उसमें उतरिए, उसको साफ करने की ताकत रखिए। अगर आप आज साफ नहीं कर सकते तो आपको पॉलिटिक्स जिंदगी भर गंदी लगेगी। चाहे कल वहां पे मैं बैठा रहूं या कल वहां कोई भी बैठा रहे, आप यही बोलोगे कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है। बट अगर कोई चीज हासिल करनी है तो थोड़ी सी चीजें तो करनी पड़ती ही है। तुमको तुम्हारा हक छीनना है, आज अगर वो चीज, वो इंसान वो चीज करने के काबिल है तो तुम भी हो, बट तुमको वो चीज करनी आनी चाहिए। अगर पॉलिटिक्स गंदी है यही सोच के अगर आप नहीं उतरना चाहते तो फिर यू आर रॉन्ग। आज हर फील्ड में कुछ ना कुछ गंदी चीजें है ही। आज अगर आपको अपने ऑफिस में भी प्रमोशन चाहिए और दूसरा वाला अगर बॉस के बहुत करीबी है तो आज उसको प्रमोशन मिलेगा, भले ही आप काम ज्यादा करते हो। तो आप ये नहीं बोल सकते ये काम गंदा है या वो पार्शियलिटी है। आप वो चीज में उतरे और अपना हक छीनिए, तभी आप कोई चीज हासिल कर पाएंगे। कांग्रेस की नई सोशल मीडिया संभाल रही हैं श्रेया जी ठाकरे। वो देख रही हैं आपको, कहती हैं गुड लक श्रीकांत, वी नीड मोर यंग लीडर्स ऑन द फील्ड। कुछ कहना चाहते हैं? विशेष दे रही हैं ऑपोजिशन से आपको? बस अभी वो धीरे से वो भी जुड़ी है, वो भी कई लोग लेकर आएंगी सामने, हम भी कई लोग लेकर आएंगे साथ में। अब देखते हैं आगे कहाँ तक। युवाओं में भिड़ंत होगी, मतलब भिड़ंत तो होगी, डेफिनेटली होगी, बट उसके लिए समय है। आज हमारे जो नेता है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और अभी तक कुछ ऐसा हमने सुना नहीं है कि युवाओं को अभी मौका दिया जाने वाला है। तो पर अगर मिलेगा तो आप आगे? हाँ डेफिनेटली, अगर मौका मिलता है तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ने की सोचेंगे। चलिए, आज पहली बार आपके साथ लाउड एंड क्लियर हुए हम, तो पहली बार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपके साथ कुछ तीखे सवालों के साथ मैं ज़रूर आऊँगा। आज पहली बार मुलाकात हो रही है इसलिए मैं तीखे सवाल ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है श्रीकांत कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो ओपिनियन है वो बहुत अच्छा है। तो आप इस ओपिनियन को बिल्कुल कायम रखें और आगे बढ़ते रहें। आई थिंक यू आर वन ऑफ द नेक्स्ट बिग लीडर्स, तो कीप गोइंग, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज देखिए तीखे सवाल ना, शशांक कुछ सवाल पूछ रहे थे जो मुझे एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता को जितना पर्सपेक्टिव होना चाहिए उतना श्रीकांत के पास है। जिस किस्म की सोच हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में नेताओं में हो, उस किस्म की सोच
निखर कर आ रही है। वो श्रीकांत चारी हो, या वो श्रेया ठाकरे हो, वो देवेश द्विवेदी हो, या वो शशांक गट्टेवार हो। तो आई थिंक देयर शुड बी अ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में ना पास्ट को लेके बहुत सारे एलिगेशंस होते हैं, प्रेजेंट को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन फ्यूचर को लेके कोई एक पर्सपेक्टिव देखने को कम मिलता है। लेकिन कुछ पार्टीज अभी भी हैं जो अपना एक पर्सपेक्टिव लेके चलती हैं कि इन फ्यूचर दे हैव अ लाइन ऑफ पीपल who will surely work well. When these kind of people like Shrikant Chari, when you see him working, when you see him, when he shares his point of view, what you understand is कि आने वाला वक्त, आने वाला जो दौर है हिंदुस्तान का, वो ना ही सिर्फ हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाएगा, लेकिन अच्छे नेता भी प्रोड्यूस करेगा, और शायद वो प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। श्रीकांत चारी जैसे युवा नेता को सपोर्ट करें और जिंदा रहें। जय हिंद।